दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, बिहार में एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन के बीच अभी औपचारिक रूप से सीटों पर अंदर खाने बातचीत भले ही हो रही हो, सार्वजनिक तौर पर कुछ सामने नहीं आ रहा और यहां तक कि राजद कांग्रेस के बीच औपचारिक बातचीत भी अभी शुरू हुए होने के कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं एनडीए गठबंधन के अंदरूनी सूत्रों की माने तो सीटों का बंटवारा हो चुका है और सीटों का बंटवारा अलायंस पार्टनर के अलावा एक भावी अलायंस पार्टनर को मद्देनजर रखते हुए भी किया गया है। और जिस प्रकार से 2025 में सिर्फ और सिर्फ बिहार का चुनाव है, कहा जा रहा है बिहार का चुनाव देश को दिशा देने वाला है, तो इसमें कौन बड़ा भाई कौन छोटा भाई और किसको कितनी सीटें, किसकी कितनी भागीदारी और क्या एनडीए के अंदर के सभी घटक दलों को संतुष्ट करने के प्रयास का फॉर्मूला निकल गया है। हमेशा की तरह ऋषि मिश्रा जी एक बार फिर बड़ी ब्रेकिंग खबर अंदरूनी सूत्रों के हवाले से लाए हैं और ऋषि मिश्रा जी को हम कहते भी रहे हैं कि बिहार की राजनीति के लाइव वायर हैं। तो सीधे चलते हैं वरिष्ठ पत्रकार ऋषि मिश्रा जी के पास। ऋषि मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। और सीधा नमस्कार। हमारे दर्शकों, नमस्कार, सीधा बताइए हमारे दर्शकों को बिहार एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या है, जो अंदरूनी सूत्रों ने आपको कई सोर्सेज से रिवील किया है, और इस बड़ी ब्रेकिंग न्यूज को बता दीजिए ये फॉर्मूला क्या है। देखिए, करीब करीब समझौता हो चुका है जेडीयू, बीजेपी, एलजेपी और जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के बीच में। आपने बिल्कुल सही कहा है, कुछ सीटों को छोड़कर, क्योंकि ऑप्शन के रूप में हो सकता है कि कोई नए प्लेयर की एंट्री हो, तो इसलिए कुछ सीटों को छोड़ दिया गया है। ब्रेकअप बताइए। ब्रेकअप मैं बता रहा हूँ। ब्रेकअप एक वेट तो कीजिए, धैर्य तो रखिए, इंतजार तो कीजिए। जेडीयू जेडीयू बीजेपी के बीच जो मुख्य पार्टनर है, उनके बीच जो समझौता हुई है, जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में हमेशा रही है और जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में 2025 में भी रहेगी। जो हमारे पास खबर है, 103 सीटों पे जेडीयू चुनाव लड़ने जा रही है, 100 सीटों पे बीजेपी चुनाव लड़ने जा रही है, करीब 7 सीटों पे जीतनराम मांझी चुनाव लड़ेंगे। उपेंद्र कुशवाहा का जो आरएलएम है, उनको भी 7 सीटें देने की बात करीब करीब तय है और करीब 8 सीटों का जो एक जो शेष जो सीटें हैं वो मुकेश सहनी के लिए रखा गया है। संभावना है कि मुकेश सहनी जो है एनडीए का हिस्सा हो सकते हैं। यदि मुकेश सहनी एनडीए में आते हैं तो इन 8 सीटों को मुकेश सहनी को दिया जा सकता है। तो अभी का सबसे और अगर नहीं आते बड़ी ब्रेकिंग अगर मुकेश सहनी आते हैं तो 8 सीटें, अगर नहीं आते हैं तब इन 8 सीटों का जो बंटवारा होगा, जो मेरे पास जो खबर है, जेडीयू और बीजेपी के बीच में होगा और अधिक शेयर जो मुझे लगता है कि इसमें से 5 सीटें जेडीयू के खाते में जा सकती है और 3 सीटें बीजेपी के खाते में जाएगी। तो करीब करीब फॉर्मूला तय हो गया है। फिर से एक बार दर्शकों को बता दूं, जेडीयू के खाते में 103, बीजेपी के खाते में 100, लोजपा के खातों में 18, आरएलएम के खातों में 7 और जीतनराम मांझी को 7 और 8 सीटें जो है मुकेश सहनी के लिए रखा गया है या ऐसे पार्टनर के लिए रखा गया है जो जिसकी संभावना या बैकडोर से बातचीत एनडीए के रणनीतिकारों से चल रही है। जी, बड़ी चीज ये है ऋषि जी, जो ब्रेकअप आपने दिया, एक्सक्लूसिव खबर बिहार की राजनीति की दी, उसमें आपने बताया कि 103 सीटें जनता दल यूनाइटेड, यानी जनता दल यूनाइटेड बड़े भाई की भूमिका में सांकेतिक रूप से ही सही लेकिन रहेगा। पिछली बार जनता दल यूनाइटेड ने 115 सीटें लड़ी थी और इस फॉर्मूले के मुताबिक वो 12 सीटें कंप्रोमाइज कर रही है, 12 सीटें छोड़ रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी जो 110 सीटें लड़ी थी पिछली बार, वो भारतीय जनता पार्टी 110 सीटों पर लड़ने वाली 10 सीटों पर कंप्रोमाइज कर रही है, यानी 12 सीटें जेडीयू कम कर रही है, 10 सीटें भाजपा कम कर रही है। और इसके बाद आप देखें, अगर मुकेश सहनी आते हैं तो पिछली बार उनको 11 सीटें थी, लेकिन इस बार लोजपा की वजह से सब कंप्रोमाइज कर रहे हैं, तो उन्हें भी कंप्रोमाइज करना होगा और 11 के बदले 8 सीटें मिलेंगी। जीतनराम मांझी 7 सीट लड़े थे, 7 सीटें उन्हें फिर मिलेंगी। 7 सीट उपेंद्र कुशवाहा नए एंट्री है पिछले चुनाव की तुलना में, 7 सीटें उन्हें मिलने की बात आ रही है। और
18 सीटें चिराग पासवान की पार्टी को मिलने की बात आ रही है, जिन चिराग पासवान के चिराग मॉडल की वजह से सब कुछ हुआ था। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि अगर मुकेश सहनी आते हैं तो उन्हें 8 सीटें मिलेंगी। और जैसा कि आपने बताया कि यदि मुकेश सहनी नहीं आते हैं तो मुकेश सहनी के कोटे की 8 सीटों में 5 सीटें जेडीयू लेगी, यानी वो 103 से बढ़कर 108 हो जाएगी, और 3 सीटें भाजपा लेगी, यानी वो 100 से बढ़कर 103 हो जाएगी। मतलब तब भी बड़े भाई की भूमिका में नीतीश कुमार रहेंगे। लेकिन जी कुछ एक कह चीज रहे बता एक चीज बता दूं, यदि इन 8 सीटों में कुछ सीटों पे दावा लोजपा का भी बनेगा तो उसमें यह तरीका अपनाया जा सकता है, और बातचीत भी चल रही है कि सिंबल आपका रहेगा, उम्मीदवार मेरा रहेगा। और पिछले बार भी ऐसा ही हुआ था कई पार्टियों के साथ, खासकर छोटे जो दल हैं एनडीए में। आपने देखा भी मुकेश सहनी पिछले बार एनडीए के हिस्सा थे, और मुकेश सहनी के सिंबल पर बीजेपी के कई नेता चुनाव लड़के और जीत के आए, जिसमें राजू सिंह भी थे जो अभी साहेबगंज से जो विधायक हैं और वर्तमान में नीतीश कैबिनेट में मंत्री हैं। तो इस प्रकार का भी समझौता आपको देखने को मिलेगा कि ठीक है, सीटें आपको हम आपके अनुसार से हम आपको दे रहे हैं, लेकिन उम्मीदवार मेरे होंगे, सिंबल आपका होगा, उम्मीदवार भाजपा या जेडीयू का होगा, संभवतः भाजपा का अधिक होगा, क्योंकि लोजपा जो है एक तरह से भाजपा के कोटे में ही माना जाता है। आप जानते हैं कि नीतीश कुमार से चिराग पासवान के कैसे संबंध रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा पे कभी नीतीश कुमार विश्वास नहीं करते हैं, कभी आते हैं कभी जाते हैं, और जीताराम मांझी का रूप तो आप से छुपा हुआ नहीं है। तो अच्छा, इन सीटों पे यदि एक दो सीटों का अप एंड डाउन होगा तो उसमें सिंबल छोटे पार्टनर का रहेगा, लेकिन कार्यकर्ता भाजपा के होंगे। जी एक बात बताइए, कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार को बराबर की सीटों पर भाजपा के साथ लड़ना होगा, लेकिन यहाँ बराबर का मामला तो है, लेकिन सांकेतिक रूप से नीतीश कुमार की पार्टी को कि अच्छा भाई जाइए आप 2-3 सीट ज्यादा ले लीजिए। मतलब ये सांकेतिक बड़ा भाई क्यों बनाया गया है, यही सवाल है। इसके पीछे रणनीति है। देखिए, जो जेडीयू के और खासकर नीतीश कुमार के जो वोटर हैं वो एग्रेसिव हैं अपने नेता के प्रति, अपने पार्टी के प्रति, और खासकर अपने नेता यानी नीतीश कुमार के प्रति निष्ठावान है। जैसे ही ये संकेत मिलेगा कि नीतीश कुमार, और राजनीतिक गलियारों में इस बात का चर्चा भी है कि इस बार क्या बीजेपी अपने कार्यकर्ता या किसी विधायक को मुख्यमंत्री बनाने जा रही है, जिस प्रकार की तैयारी चल रही है, चर्चाओं का बाजार गर्म है। इसीलिए बीजेपी और जेडीयू के जो रणनीतिकार हैं इस बात पे एक अंडरस्टैंडिंग बनी है कि 2-3 सीट या 5 सीट, यदि जो 8 सीटों का मैंने जो ब्रेकअप बताया है, यदि वो मुकेश सहनी नहीं आते हैं तो संख्या 108 103 का होगा। तो 5-6 सीटों का जो डिफरेंस इसलिए है क्योंकि जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में बने रहे, और उनके जो मैसेज हैं, उनके जो वर्कर हैं या उनके जो सामाजिक आधार है, उसमें ये मैसेज आए कि आज भी गठबंधन के अगुवा नीतीश कुमार हैं, ताकि वह ब्लॉक जो है मजबूती से एनडीए के साथ बना रहे। जैसे ही उस सामाजिक इक्वेशन को, सामाजिक ब्लॉक को ये मालूम होगा कि यदि नीतीश कुमार हमारे नेता नहीं है और भविष्य में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता है, तो संभावना यह है कि वो ब्लॉक एनडीए से छिटक कर महागठबंधन की ओर जा सकती है। और आपने देखा भी है लोकसभा चुनाव में किस प्रकार से लालू यादव ने प्रयोग किया, नीतीश कुमार के कोर वोट बैंक में सेंध लगाने का प्रयास किया गया। कई ऐसे उम्मीदवार उतारे गए जो कुशवाहा समाज से आते थे, और इसका फायदा राजद को मिला भी। आपने देखा भी कि एक कुशवाहा समाज से आने वाले व्यक्ति सांसद चुन के आए हैं। एक सवाल और है जी, एक सवाल और, एक चर्चा है कि पिछले चुनाव में जब लोजपा नहीं थी, जब उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी एनडीए में नहीं थी, 2020 में चिराग मॉडल भी हो गया था, उस चुनाव में कहा जा रहा है कि जो पार्टियां जो सीटें लड़ी थी, तकरीबन 1 दर्जन सीटों की अदला बदली की चर्चा है, जिसमें एकाध जीती हुई सीटें भी गठबंधन सहयोगियों के दबाव में छोड़ी जा सकती है, और 8-10 सीटें जो हारी हुई है उसमें गिव एंड टेक हो सकता है। तो क्या है इसमें से कुछ सीटों का, ये तो जब फॉर्मूला सामने आएगा, औपचारिक ऐलान होगा, जिस दिन औपचारिक ऐलान होगा उस दिन सब कुछ तय हो जाएगा। लेकिन फिलहाल आपके पास क्या जानकारी है, ऐसी कुछ सीटों की जानकारी है क्या? देखिए, जैसे आपने बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया अभिषेक जी। कुछ सीटों को लेकर
माथापच्ची चल रही है, जिसमें सबसे ऊपर जो है गोविंदगंज की सीट है, जहां से राजू तिवारी की संभावना चुनाव लड़ने की है और लोजपा के प्रोमिनेंट नेता है। मैं उसी पे आ रहा हूं, वो प्रोमिनेंट नेता है, तो राजू तिवारी को चुनाव लड़ाना ही है और लड़ेंगे तो गोविंदगंज से ही लड़ेंगे। और आपने बिल्कुल सही कहा, गोविंदगंज से बीजेपी का सिटिंग विधायक है, तो बीजेपी लोजपा के लिए यहाँ पे कुर्बानी देगी। जैसे मेरे पास खबर है, यहाँ पे लोजपा गोविंदगंज की जो विधानसभा सीट है वो लोजपा के खाते में जाएगी और संभवतः राजू तिवारी उम्मीदवार होंगे। राजू तिवारी वहां से पहले विधायक भी रहे हैं। दूसरी सीट एक है आपको गोपालगंज में बैकुंठपुर, जहां से मंजीत सिंह पहले विधायक हुआ करते थे। संभवतः वह सीट जो है भाजपा के खाते में थी, हालांकि भाजपा वहां चुनाव नहीं जीत पाई। ये सीट जेडीयू के खाते में जा सकती है। मिथिलेश तिवारी जो अभी बक्सर गए थे वही चुनाव लड़े थे। हाँ जी जी जी। तो बैकुंठपुर वाली सीट जो है, दूसरी बात यह है कि काराकाट सीट को लेकर भी चर्चा है। तो कई ऐसे सीट हैं, हाँ कई ऐसे सीट हैं जो गठबंधन दलों के बीच में इंटरचेंज किया जा सकता है। फिलहाल 2-3 सीटों का खबर था, जैसे ही कोई इसको लेकर काराकाट सीट के बारे में ऋषि जी, जैसा आपने बताया कि बैकुंठपुर भाजपा हार चुकी है और वहां पूर्व विधायक मंजीत सिंह के लिए जेडीयू वो सीट अपने खाते में करीब करीब ले चुकी है। काराकाट के बारे में भी आप, जब हम लोग प्रोग्राम शुरू करने के पहले चर्चा कर रहे थे तो आप बता रहे थे कि कोई वहां मजबूत यादव कैंडिडेट है जो गैर यादव कैंडिडेट और सिटिंग एमएलए आरजेडी के हैं, उनके सामने जेडीयू मजबूत उम्मीदवार के तौर पर, जैसा आप बता रहे थे, कि सामने ला सकती है और वहां कई बार से भाजपा हार रही है। तो इस तरह का सीटिंग अरेंजमेंट, नंबर वो सीटों की अदला बदली के रूप में जो हो रहा है, क्या आपको लगता है बिहार में एनडीए इस बार यह कमर कस चुका है फिर से कि नहीं? 5 साल फिर हमें नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही सरकार चलानी है या फिर कोई चिराग मॉडल हो जाएगा? कल भी हम लोगों ने चर्चा किया, ऐसे कई एलिमेंट की एंट्री बिहार की राजनीति में हो रही है। आपने देखा है कि शिवदीप लांडे जो हैं, वो जबकि बिहार के रहने वाले भी नहीं है, ठीक है, उनका कार्यक्षेत्र बिहार रहा है एज ए प्रशासनिक अधिकारी, लेकिन उनका बिहार की राजनीति में आना, पार्टी बनाना और ये घोषणा करना कि 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे हम। प्रशांत किशोर किसका नुकसान पहुंचाएंगे या किसको फायदा पहुंचाएंगे, ये मतलब एक तरह से कंफ्यूजन का स्टेटस बना हुआ है। जहां जिस जाति के उम्मीदवार को कैंडिडेट बनाएंगे उस पार्टी, उस गठबंधन को नुकसान पहुंचाएंगे। यदि यादव समाज से किसी को उतारते हैं तो एमवाई में सिंध लगाएंगे, यदि अग्रे समाज के किसी व्यक्ति को उतारते हैं या गैर यादव ओबीसी को उतारते हैं, कुशवाहा है, कुर्मी है, तो फिर एनडीए को नुकसान पहुंचाएंगे। तो एक इस प्रकार का माहौल है, कौन किसके साथ है कौन किसके साथ नहीं है कहा नहीं जा सकता है। पिछले बार भी आपने देखा कि चिराग पासवान एनडीए से बाहर होकर चुनाव लड़े, एक तरफ बीजेपी के साथ दिख रहे थे और जेडीयू के विरुद्ध चुनाव भी लड़ रहे थे। तमाम जेडीयू उम्मीदवारों के विरुद्ध उन्होंने उम्मीदवार उतारा और जेडीयू की क्या स्थिति रही कहने की जरूरत नहीं है, वही वैसी ही स्थिति उपेंद्र कुशवाहा की थी। हम लोग सिर्फ चिराग पासवान को इसको लेकर चर्चा करते हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा भी नीतीश कुमार के खेल बिगाड़ने में उनका भी एक महत्वपूर्ण रोल था। कई ऐसे सीट उपेंद्र कुशवाहा के कैंडिडेट के कारण जेडीयू हार गई। तो इस प्रकार का भी खेल इस बार हो सकता है पर्दे के पीछे। मैं बार बार कह रहा हूं कि जो साथ दिख रहा है वो साथ होते हुए भी साथ है क्या, ये कहा नहीं जा सकता है। राजनीति है, राजनीति में सौ और मात का खेल चलता है। जो दोस्त है पर्दे के पीछे दुश्मन है जी। और जो लग रहा है कि दुश्मन है, जैसे जेडीयू आरजेडी के लिए लोग क्या समझते हैं कि अलग अलग गठबंधन में है और अलग अलग गठबंधन के अगुवा भी हैं, लेकिन दोनों चाहते हैं कि हम इतना सीट जीत जाएं कि कभी दोस्ती करनी पड़ी तो वह संख्या आसानी से हम उस मैजिक फिगर को पाले। तो राजनीति है, जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं जी। अच्छा, जो होता है वो दिखता नहीं, आप बात कह रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि तमाम चीजों के बीच मुकेश सहनी के लिए 8 सीटें बचा कर रखना
आ गए तो ठीक, नहीं तो 5-3 के अनुपात में जेडीयू भाजपा बांट लेगी, जो आपने बताया। मुकेश सहनी की अहमियत एनडीए के लिए इतनी क्यों है, और तिनका तिनका एनडीए क्यों जोड़ रहा है? देखिए, एनडीए ये नहीं चाहती है कि ईबीसी का एक ठीक ठाक तबका जो है वो महागठबंधन के साथ जाए। आप देखिए, कांग्रेस में इन दिनों जो डेवलपमेंट है, आपने देखा कि कैसे अखिलेश प्रसाद सिंह को हटा के रविदास समाज से आने वाले व्यक्ति को पार्टी ने अध्यक्ष बनाया, और इसका फायदा पार्टी को, पार्टी के साथ साथ गठबंधन को भी होगा। यदि 5.5% को राउंड फिगर 6% मान लें अभिषेक जी, तो 32 में 6 जोड़ दीजिए, 38%। और यदि मुकेश सहनी रहते हैं 3-4% ऐड ऑन करने में, तो वो सक्षम है। तो 41-42% का जो चंक बनेगा वो एनडीए के लिए चैलेंजिंग एक इक्वेशन होगा। तो एनडीए कभी नहीं चाहेगी कि एक जो मजबूत ब्लॉक है वो महागठबंधन के साथ जुड़े। तो उस ब्लॉक को चाहेगी कि महागठबंधन से छिटका के यानी एनडीए के पाले में ला जाए, और एनडीए के पाले में लाने में यदि 8-10 सीट देनी भी पड़ेगी, तो इसके लिए बीजेपी तैयार है। तो इसीलिए मुकेश सहनी से बीजेपी की भी बात चल रही है। यदि मुकेश सहनी कम से कम 17-18 सीट मांग रहे हैं राजद से, यदि वहां बातचीत नहीं बनती है तो 8-10 सीटों पे वह इधर बीजेपी के साथ समझौता कर सकते हैं। तो मुकेश सहनी आपने देखा होगा, मैं एक कहा जा रहा है कि उनके वोटर का भी दबाव है, मुकेश सहनी के वोटर का, कि एनडीए में चला जाए, ऐसी बातें कुछ लोग कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, क्योंकि आप यदि सामाजिक स्तर पे देखिए, ग्राउंड पे देखिए, तो मल्लाह और यादवों का जो है क्लैश रहता है। पॉलिटिकली देखिए, सोशली देखिए, तो क्लैश रहता है। तो उस हिसाब से यदि देखेंगे तो महागठबंधन के तुलना में एनडीए में मुकेश सहनी का वोट अधिक ट्रांसफर होने में आसानी से ट्रांसफर हो जाता है। तो हालांकि अभी भी मुकेश सहनी तेजस्वी यादव से बातचीत उनकी चल रही है, लेकिन नाराज इसलिए हैं क्योंकि जो वो रिस्पांस चाह रहे हैं वो रिस्पांस महागठबंधन में नहीं मिल रहा है। आपने देखा होगा कि इफ्तार पार्टी में राजद या कांग्रेस, तमाम जो इफ्तार पार्टी महागठबंधन की तरफ से दिया गया, उसमें वो शिरकत नहीं किए, मुकेश सहनी एक तरह से शिरकत नहीं किए। तो मुकेश सहनी दबाव बनाने में लगे हुए हैं कि कम से कम उन्हें डिप्टी सीएम घोषित किया जाए चुनाव से पूर्व, और एक सम्मानजनक संख्या, हालांकि वो 60 सीट मांग रहे हैं, 60 सीट किसी भी सूरत में कोई भी गठबंधन देने के कैपेसिटी में नहीं है। तो मुझे लगता है कि मुकेश सहनी एक ऑप्शन एनडीए के रूप में भी लेकर चल रहे हैं, और बीजेपी भी ये चाहती है कि मुकेश सहनी यदि एनडीए के फोल्ड में आते हैं तो जो गठबंधन का एक स्वरूप बनेगा, उसका फिर कोई टक्कर बिहार में मुझे नहीं लगेगा। मुझे नहीं लगता है कि उसको फिर तेजस्वी यादव या कांग्रेस टक्कर देती हुई दिखेगी। जी ऋषि जी, आखिरी सवाल पर हम आ रहे हैं। चर्चा है कि औपचारिक बातचीत इंडिया अलायंस में कांग्रेस और राजद के बीच 17 अप्रैल से शुरू हो सकती है। मतलब आइस ब्रेकिंग की कोशिशें इस मुद्दे पर। आइस तो कुछ है नहीं, गठबंधन तो तय ही है, राहुल गांधी ने भी कह दिया, तेजस्वी यादव, लालू यादव सभी चाहते हैं। 17 अप्रैल से औपचारिक बातचीत शुरू होने की खबरें आ रही है। क्या आपको लगता है कि 17 अप्रैल से मामला कहां तक आगे बढ़ने की उम्मीद है? देखिए, मुझे लगता है कि टेबल टॉक में लालू यादव होंगे, क्योंकि लालू यादव नहीं चाहते हैं कि हर चीज तेजस्वी यादव के भरोसे छोड़ा जाए। लालू यादव कब स्वस्थ होते हैं ये देखने वाली बात है। चर्चा ये है कि 17 के बाद बातचीत होगी। पहले कांग्रेस, मुझे लगता है कि कांग्रेस उन सीटों को चिन्हित करेगी जहां कांग्रेस चुनाव लड़ना चाहती है, और कांग्रेस इस बार उन सीटों को लेना चाहती है जहां जीत की संभावना अधिक है। पिछले बार आप देखें तो 70 सीटों में ऐसे कई सीटें कांग्रेस को दे दिया गया जहां कांग्रेस के हिसाब से सामाजिक समीकरण फिट नहीं बैठ रहा है। तो पहले कांग्रेस ये होमवर्क करेगी। कांग्रेस के तमाम रणनीतिकार, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो, प्रभारी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हो, राहुल गांधी हो, ये लोग बड़े नेता जब बैठेंगे तो जरूर ये चर्चा होगी कि किन सीटों को लिया जाए, किन सीटों के लिए डिमांड किया जाए। तो डिमांड करने से पहले होमवर्क करना होगा। तो होमवर्क करने के बाद जब रूपरेखा तैयार होगा, तब जाके मुझे लगता है कि लालू यादव, तेजस्वी यादव से कांग्रेस के नेताओं की बात होगी, और उसमें तमाम अलायंस पार्टनर भी होंगे, लेफ्ट के लोग भी होंगे, उनकी भी दावेदारी होगी।
तो तमाम चीजें हैं, ये भी समय है। और आपने बिल्कुल सही कहा, 17 के बाद हो सकता है कि इन चीजों में फिर से डेवलपमेंट हो जी। चलिए, आपने एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे दी कि बिहार एनडीए में अंदर खाने सीट बंटवारा हो चुका है। औपचारिक ऐलान, एक नए पार्टनर की एंट्री के बाद औपचारिक ऐलान हो सकता है, अन्यथा वो नए पार्टनर नहीं आते हैं तो दोनों बड़ी पार्टियों में 5-3 के अनुपात में बंटवारा कर हो सकता है। संक्षेप में मैं ये बताता चलूं जो ऋषि मिश्रा जी ने बताया कि फिलहाल जनता दल यूनाइटेड 103, भारतीय जनता पार्टी 100, चिराग पासवान की पार्टी 18, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 7-7 और 8 सीटें बचाकर रखी गई है कि मुकेश सहनी की पार्टी आएगी तो उन्हें दी जाएगी, और यदि वो नहीं आएगी तो जैसा ऋषि जी बता रहे हैं 5-3 के अनुपात में जेडीयू और भाजपा आपस में इसका बंटवारा कर लेंगी। ये फिलहाल एनडीए के अंदर की स्थिति है। इंडिया गठबंधन में भी अब चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। खैर, चुनाव तो अक्टूबर नवंबर में है, लेकिन बिहार चुनावी मोड में आ चुका है। 40 लोकसभा सीटें बिहार की दिल्ली की सत्ता के हुक्मरानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है, और हर दौर में बिहार ने दिल्ली की सत्ता को बनाने और बिगाड़ने में अपने तरीके से बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यही वजह है कि 40 लोकसभा सीटों वाले एक बेहद जागृत राज्य बिहार में किस तरह से अपनी सत्ता को बनाया जाए, कायम रखा जाए, बैसाखी से मुक्ति पाई जाए, सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी है। देखना है कामयाबी किसे मिलती है। ऋषि मिश्रा जी ऐसे ही खबरें ब्रेक करते रहेंगे और बताते रहेंगे कि आने वाले वक्त में बिहार की सियासत में किस प्रकार के परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जी, आपने समय निकाला। नमस्कार।